कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में दूसरा जो वीडियो है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, अभी हम लोग रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से रजिस्टर्स को हम एक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। एएलयू प्रोसेस होने के बाद फिर रजिस्टर्स में कैसे डेटा को स्टोर करता है, ठीक बात है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है दैट इज रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्स का सिलेक्शन, क्योंकि डेटा को ना आपको एएलयू तक ले आना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास 8 रजिस्टर्स हैं, है ना। 8 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 7 रजिस्टर्स हैं और एक आप डेटा इनपुट पोर्ट से सीधे लेंगे, है ना। तो वो 8वां डेटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा जो इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट से भी आपने एक बिट को कनेक्ट कर दिया। तो अब मान लीजिए आप मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर इन रजिस्टर्स को सेलेक्ट करेगा। क्लियर हो गई कि नहीं बात, एकदम क्लियर है। तो ये रजिस्टर्स हमारे R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 7 तो ये हो गए और 8वां हमारा इनपुट पोर्ट से है। तो हमें एक ऐसे मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी जिसको आप 8 बिट इनपुट में देंगे और एक आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर है ये। तो आपने 2 मल्टीप्लेक्सर A और B ले लिया। मान लीजिए हमारा कोई डेटा, मतलब जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने, आपको पता है कि एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड होते हैं जो किसी ऑपकोड के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड R1, R2। तो R1, R2 लिखा हुआ है, ऐड करना है उसको, है ना। तो R1 और R2 के रजिस्टर्स को हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए इसमें है कि ये जो डेटा है फाइनली हमको R3 में स्टोर करना है, ओके है ना। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा आउटपुट आया है उसको हमें R3 में स्टोर कराना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। तो हमने 8x1 मल्टीप्लेक्सर A डेटा के लिए ले लिया, R1 के लिए 8x1 मल्टीप्लेक्सर R2 के लिए ले लिया। अगर इसी एग्जांपल को हम समझने जाएं तो R1 का डेटा आप सेलेक्ट क्या करेंगे, पहला जो सेलेक्शन सेलेक्ट A है ना। सेलेक्ट A को आप क्या इनपुट दोगे, तो आपको पहला इनपुट सेकेंड इनपुट सेलेक्ट करना है ना। ये इनपुट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 0 1 0 देना पड़ेगा, 0 0 1 देना पड़ेगा। 0 0 1 0 0 0 में तो इनपुट पोर्ट से आएगा डेटा, तो 0 0 1 के केस में आपका ये डेटा बस A पर आ जाएगा, R1, क्योंकि R1 आपका फर्स्ट प्लेस पर है, 0th प्लेस है, ये 1st प्लेस है। और मल्टीप्लेक्सर B का सेकेंड वाला, मान लीजिए R2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो R2 इज कनेक्टेड टू सेकेंड प्लेस ऑफ द इनपुट, है ना। तो उसको आपको सिलेक्शन लाइन में क्या देना पड़ेगा, 0 1 0 देना पड़ेगा। तो 0 1 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। तो बस A पर भी हमारा डेटा आ गया, बस B पर भी हमारा डेटा आ गया, दोनों ही क्लियर हो गए। अब ये दोनों डेटा का क्या होना है, तो हमने क्या लिखा था, ऐड, इंस्ट्रक्शन में ऐड है, उसके अकॉर्डिंग ALU का एडर सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, जो समर सर्किट है, और इन दोनों डेटा का एडिशन परफॉर्म होगा जो कि हमें आउटपुट में मिलना है। और ये जो आउटपुट में डेटा आ रहा है वो इन्हीं में से किसी रजिस्टर पर स्टोर होना है। हमने क्या एग्जांपल में लिया था कि R3 में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो R3 को इनेबल करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिकोडर एक सर्किट है ना। डिकोडर एक सर्किट है जो 8 मतलब 3:8 है, 3 इनपुट देंगे तो 8 आउटपुट लाइन्स को जनरेट करेगा। यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई गई है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, दीज आर 8 लाइन्स। 7 लाइन्स जो आपकी हैं वो तो रजिस्टर से कनेक्टेड, इसीलिए लिखा है लोड 7 लाइन्स। और 8वीं जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, आउटपुट पोर्ट को जा रही है। कई बार डेटा हमको आउटपुट पोर्ट को भी सेंड करना पड़ सकता है कि नहीं। तो अब मान लीजिए 0 0 0 जब हम इनपुट देंगे तो आउटपुट पोर्ट में डेटा जाएगा, 0 0 1 देंगे तो R1 में, 0 0 0 1 0 देंगे तो R2 में, 0 1 1 देंगे तो R3 में। तो जब हम इसको 0 1 1 इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो R3 रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, इनेबल हो जाएगा। क्योंकि डिकोडर का जो ऑपरेशन आपने देखा था वो क्या बताता है, आपका वो रजिस्टर कोई एक आउटपुट आपका इनेबल हो जाएगा। तो 0 1 1 के केस में आपका R3 जो रजिस्टर होगा दैट विल बी इनेबल्ड, है ना। और वहीं पर ये डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो डेटा वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बाकी रजिस्टर डिसेबल्ड है तो उनको डेटा मिलेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं एकदम, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मल्टीप्लेक्सर की सहायता से आप रजिस्टर्स, इनपुट रजिस्टर्स को आप सेलेक्ट करेंगे, डिकोडर की सहायता से आप आउटपुट रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे, और जैसा भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग
डेटा आएगा, ALU में परफॉर्म होगा और उन्हीं रजिस्टर्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। इतनी सी बात रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो इसमें मेन जो है वही कि ALU और रजिस्टर्स के बीच में किस तरह से डेटा का फ्लो होना है, ALU और रजिस्टर्स के बीच में, है ना, किस तरह से डेटा का फ्लो होना है, दिस इज योर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे नाम से देखें तो ये आपके रजिस्टर्स के लिए बस ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम से भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये बसेस का ही, बसेस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स और CPU के बीच में, इसी की कहानी है। अच्छा, एग्जाम्पल वही है, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 हमको करना है ना, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 को पहले सेलेक्ट करेंगे R1, क्योंकि R1 से इनपुट लेना है, तो R1 को सेलेक्ट करने के लिए 0 0 1, तो आप देखो यहाँ पर 0 0 1 सेलेक्ट कर लिया। R2 को हमको सेलेक्ट करना है तो 0 1 0, है ना, 0 0 0 किसके लिए, इनपुट पोर्ट के लिए, है ना, अगर इनपुट पोर्ट से डेटा आता है तो 0 0 0। अच्छा, और फिर परफॉर्म क्या करना है, तो हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यह ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट लाइन 4 बिट का है, 5वां जो बिट है वो हमेशा इनेबल रहता है, इनेबल पिन है, दैट इज 1 ऑलवेज। हमें 4 बिट में इसकी बात करनी रहती है। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन जैसे एडिशन के लिए आपका है 0 0 1 0, तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एडिशन परफॉर्म होने के बाद इसको कहीं पर स्टोर करना है, तो जहां पर स्टोर करेंगे उसके लिए डिकोडर को हम कोई सेलेक्ट लाइन देंगे, सेलेक्ट डी का मतलब डिकोडर की सेलेक्ट लाइन। तो 3 इनपुट है ये, तो R3 को सेलेक्ट करना है, तो R3 के लिए क्या हो जाएगा 0 1 1, है ना, 0 1 1, तो 0 1 1 हमने सेलेक्ट कर लिया और R3 में डेटा आपका स्टोर होना है। तो आप अगर बाइनरी कोड्स को देखें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, तो जो हमारा 0 0 0 है ना, उस इन जो आपका मल्टीप्लेक्सर है, ये दोनों मल्टीप्लेक्सर है, इसके लिए इनपुट आएगा यहाँ पर, और डिकोडर को आप देखें तो इसका आउटपुट आपको आउटपुट में मिलना है। एक तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ पर आउटपुट है हमारा। दूसरा 0 0 1 R1 रजिस्टर सेलेक्ट होंगे, 0 1 0 का R2 सेलेक्ट होंगे, 0 1 1 R3, 1 0 0 R4, 1 0 1 R5, 1 1 0 R6, 1 1 1 R7। ये एक्चुअली में क्या है, डेसिमल नंबर्स के बाइनरी कोड है, तो उन्हीं नंबर्स से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 R2 R3 R4 R5, है ना, ये सारे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। दूसरी जो चीज है, तो ये हमारे सेलेक्ट ए हो गए, सेलेक्ट बी हो गए और सेलेक्ट डी। बचा क्या, ऑप कोड। ऑपरेशन को अगर आप देखें तो ऑपरेशन को इस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको केवल ए को ट्रांसफर करना है, केवल एक रजिस्टर को ट्रांसफर करना है, 0 0 0 आ गया। आपको ए में इंक्रीमेंट करना है, 0 0 1 आ गया, इंक्रीमेंट ऑपरेशन ALU में परफॉर्म होगा। 0 0 1 0 दिया, ए प्लस बी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने 0 0 1 0 ही दिया भी था, है ना, तो एडिशन ऑपरेशन के लिए ए प्लस बी के लिए 0 0 1 1 ए माइनस बी, 0 1 0 0 डिक्रीमेंट, 0 1 0 1 ए और बी का एंड, है ना, यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 0 1 1 0 और 0 1 1 1 जॉर, 1 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट ए, 1 0 0 1 शिफ्ट राइट ए। एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है आपका, उसमें राइट डायरेक्शन में एक बिट से शिफ्ट हो जाएगा। 1 0 1 0 शिफ्ट लेफ्ट ए, है ना। ये हमारे जो है ये सारे ऑपरेशंस हैं जो इसमें परफॉर्म होने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। वैसे आप ALU को देखेंगे, 4 बिट का ALU है, 4 बिट ALU आपका जो होता है उसमें कुल 64 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर मोड बिट, है ना, उसमें मोड बिट होता है, और CN बिट, है ना, CN बिट और मोड बिट को प्रॉपर सेलेक्ट करते हुए आप उसमें कुल 64 ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो बेसिक जो ALU आपका हुआ करता था उसमें होता था, यही आपके सिलेबस में रहता है, तो इतना आप यहाँ पर देखेंगे। और इन सबको परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल वर्ड होता है। कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट को अगर हम देखें, कंट्रोल वर्ड में 4 चीजें हैं, एक आपका सेलेक्ट ए है, दूसरा सेलेक्ट बी है, तीसरा सेलेक्ट डी है, और चौथा सेलेक्ट ऑपरेशन, है ना। ये 4 चीजें हैं हमारी। और ये आपको पता है कि जब हम 8 बिट का, ये हमारा 8 बिट का आपका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर आपको 8 रजिस्टर्स को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा सिलेक्शन हो रहा है वो 3 बिट में हो रहा है ना। 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए सेलेक्ट ए,
8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए सेलेक्ट बी 3 बिट का ये होगा, 3 बिट का ये होगा। सेलेक्ट डी भी 3 बिट का होगा क्योंकि 8 ही रजिस्टर्स अवेलेबल है। और सेलेक्ट ऑपरेशन जो है वो आपका 4 बिट का रहेगा, है ना। तो ये ऑपरेशन के लिए जो आपका है वो तो फिक्स हो गया, है ना, कि एलयू इसको देख रहा है। लेकिन अगर आप 8 रजिस्टर आप यूज करते हैं तो 3 बिट और 3 बिट ही होगा। तो 3 3 6 3 9 और 4 13, तो 13 बिट का ये आपका कंट्रोल वर्ड रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यही जो ऑपरेशन अभी पीछे था उसके लिए कंट्रोल वर्ड होगा क्या, तो आप देखो ये है सेलेक्ट ए 001, सेलेक्ट बी 010, ठीक है, सेलेक्ट डी 011 और लास्ट में 0010, है ना। तो आप कंट्रोल वर्ड को देखेंगे तो 001, 011, 010 और 0010 ऐसा है हमारा। ये क्या कर रहा है, R1 और R3 को ऐड करेंगे और R2 में हमारा डेटा आकर स्टोर होना है और समेशन होना है ना, क्योंकि R1 प्लस R3 लिखा हुआ है। अच्छा, अब मान लीजिए 4 रजिस्टर्स की हम बात करते हैं। 4 रजिस्टर होगा तो 1 2 3 4, तो हमको मल्टीप्लेक्सर कितना चाहिए, 4 क्रॉस 1 का चाहिए। 4 क्रॉस 1 के लिए सेलेक्ट लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ पर होंगे, 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ पर होंगे, 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ पर होंगे और 4 सेलेक्ट लाइन यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 2 10, तब 10 बिट का आपका कंट्रोल वर्ड हो जाएगा। तो आप कितने रजिस्टर्स को यूज करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट है उसमें नंबर ऑफ बिट्स की संख्या भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डिजाइन किया है वो 8 रजिस्टर्स के लिए डिजाइन किया है। सो वी यूज 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर्स, है ना, 2 टाइम्स, और उसकी वजह से और फिर आपको डिकोडर भी 3 क्रॉस 8 यूज हो रहा है। ऐसे में 2 क्रॉस 4 ही डिकोडर आपको यूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है ना। तो ये कंट्रोल वर्ड है, ये पूरा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीपीयू रजिस्टर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, बसेस पर किस तरह से डेटा जाएगा, उसके बारे में ये पूरी बात यहाँ पर रखी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, है ना। अपने सजेशंस या कोई भी क्वेरी हो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना, सो दैट कि हम तक आपका फीडबैक ठीक ठीक पहुंचता रहे। और जितने भी बच्चे हैं उन तक ये चैनल को पहुंचाइए, सो दैट कि जिस भी तरह के बच्चे होंगे हर तरह के कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे कुछ ही समय में, तो सभी लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ। आप सभी को नमस्कार।